सभी को गुड आफ्टरनून। आज इस वेबिनार पे ज्वाइन करने के लिए जियोमेट्री क्लिनिक की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर पुष्कर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साची राय। जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज। आप सभी ने जाना भी होगा, बहुत लोगों को पता भी है इसके बारे में, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज है जो हमें पता नहीं लगता कि सिम्टम्स क्या आ रही है, ट्रीटमेंट क्या देनी चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो इसी के बारे में कुछ और जानकारी जानने के लिए हमने मैम को इनवाइट किया था। मैम आप सभी को बताएंगे इसके बारे में। मैं मैम को इनवाइट करूंगा कि आप थोड़े से अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में और अपना प्रीवियस जो भी एक्सपोजर आया है मेडिकल फील्ड में, थोड़ा सा हमारे जो हेल्थ पार्टनर्स है उनके सामने एक बार बताए कि उनको भी आपके बारे में पता लगे। मोस्ट वेलकम मैम। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं। यस मैम, श्योर। हाँ, सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर साची राय एंड मैंने अपना एमबीबीएस 2019 में फिनिश किया था एंड उसके बाद मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल बैंगलोर में काम किया 1 साल और करीबन 1 साल मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स में काम किया था। मैंने इमरजेंसी में जॉब किया है। फ्रॉम दैट मैंने हमारे आंध्रा में एक लोकल हॉस्पिटल है क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल, वहां पे मैंने ओके एंड आफ्टर दैट अलोंग साइड मैंने अपने नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और यूएसएमएलई के लिए एंड इस वक्त मैं फर्स्ट ईयर ओबीजी कर रही हूँ। सो या दैट इज माय इंट्रोडक्शन। सो क्या अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपना टॉपिक? थैंक यू सो मच मैम। जो हमारा टॉपिक है उस किसी पर को ही कुछ थोड़ा बातचीत पूछना है? करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक एंड होगा तो हमारे हेल्थ पार्टनर्स एक एक करके जी क्वेश्चन पूछ पाएंगे आपसे। तो पहले एक बार पीसीओडी के बारे में जान लेते हैं। ये कौन स्टार्ट है? जी 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 जी। तो आज का टॉपिक है पीसीओडी। ओके, सो पीसीओडी फुल फॉर्म में जिसे ऑल्सो पीसीओएस कहा जाता है, पीसी लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, कोई भी चीज आप कह दीजिए। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है आज ये सारे केसेस जो बेसिकली होते हैं अडोलेसेंट्स में ज्यादा देखे जाते हैं। अडोलेसेंट्स मतलब जो प्यूबर्टी एज होती है लड़कियों की, जो 12 से 14 साल की लड़कियां होती है उनमें बहुत ज्यादा देखा जाता है। हमारे इंडिया में कम से कम 20% अडोलेसेंट गर्ल्स आज पीसीओएस से सफर कर रही हैं। ये एज ग्रुप है मोस्टली 10 to 19 ईयर्स का। ठीक है। इस एज ग्रुप में क्यों पीसीओएस ज्यादा आते हैं? बिकॉज इसी टाइम पे लड़कियां जो होती है प्यूबर्टी हिट करती हैं, उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं दे डेवलप ड्यूरिंग दीज टाइम्स। ओके, एंड अदर केसेस आर अदर गर्ल्स आफ्टर प्यूबर्टी उन्हें डिसमेनोरिया होता है, मेनोरेजिया होता है, जिसका मतलब है काफी जैसे कि 7 दिन के साइकिल के पीरियड के अलावा भी उनके एक्सटेंडेड पीरियड्स होते हैं या फिर पीरियड्स नहीं होते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ दीज या फिर उन्हें एनीमिया होता है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस पीसीओडी डेवलप हो सकता है। एंड एक बार जब पीसीओडी डेवलप हो जाता है, बिकॉज ऑफ पीसीओडी ऑल्सो एनीमिया हो सकता है, लड़कियों में ज्यादा ब्लीडिंग होती है एंड पीसीओडी होने की वजह से उनके पीरियड्स नहीं आते हैं टाइमली, तो मोटापा इन अडोलेसेंट गर्ल्स में ज्यादा देखा जाता है। ओबेसिटी मतलब बीएमआई जब एक लड़की का 20 से 30 पे हो जाए उसे ओबेसिटी हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। या फिर कोई लड़कियां जो टीनेज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनमें ये केसेस ज्यादा देखे जाते हैं पीसीओडी के। ओके, वो लड़कियां जो लाइक वो उनकी डाइट उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, जैसे सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं वो लोग, या फिर ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं। और आजकल की पॉपुलेशन में देखा गया है कि वो इंडोर गेम्स ज्यादा खेलते हैं। पहले था कि आउटडोर गेम्स फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी तो पीसीओडी के चांसेस कम रहते थे, बट राइट नाउ इंडोर गेम्स बहुत ज्यादा चलते हैं। सो कंसिडरिंग दैट पीसीओडी के चांसेस इसलिए और भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे या उसके पहले बहुत ओबीस थी तो ये जेनेटिक कैरी फॉरवर्ड होता है कि उनकी बेटी को भी पीसीओडी हो जाता है। ठीक है। या फिर बच्चे का जैसे कि माँ को डायबिटीज था, जैसे जब जेस्टेशनल डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है कि बच्चा बड़े साइज में पैदा होता है, जिसे कहते हैं मैक्रोजोमिया। उसमें क्या होता है, बच्चे का जो वेट होता है 3.5 से 4.5 किलो तक का निकलता है। ठीक है। या फिर माँ का डाइट अगर ठीक ना हो, माँ बहुत ज्यादा खाती थी अपनी यंग एज में,
एंड उनका बीएमआई डिस्टर्ब्ड है, एंड दैट्स हाउ जेनेटिक कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेशन हमें क्या करना चाहिए नाउ, हाउ हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन लेवल जो हम चेक करते हैं उसमें एबनॉर्मेलिटी है, या फिर हमने जब अल्ट्रासाउंड किया तो पॉलिसिस्टिक ओवरी है। ओके, considering that we diagnose the PCOD. Okay, so when we are doing all this diagnosis, ultrasound and blood parameters, when we come down to conclusion that it is PCOD, then we rule out, which what are we going to rule out is congenital adrenal hyperplasia, which is a similar diagnosis to PCOD when somebody comes to us with the same complaint. So we are gonna remove congenital adrenal hyperplasia. We are gonna remove Cushing syndrome, बिकॉज कुशिंग सिंड्रोम में भी ओबेसिटी देखी जाती है और पीसीओडी में भी ओबेसिटी देखी जाती है, बट सारे सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस को हम करके इन चीजों को रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या होता है इसमें, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं पीसीओडी में। बेसिकली व्हाट हैपेंस, देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, एंड ये जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो ये ओवरीज में जाकर के सिस्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड देन वैसे तो पीसीओडी के एग्जैक्ट कॉजेस नोबडी नोज, इवन टिल नाउ वी डोंट नो, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, देयर इज नॉट अ सिंगल etiology that we can figure out and find out ki what is the exact cause of the PCOD. So that way we can consider genetics, we can consider increase amount of insulin. If any patient they are having increase amount of insulin, body is not able to tolerate, so that way also they develop PCOD. Okay, and if any patient is having hyperandrogenemia or obesity, okay, so what happens, ovaries are actually stimulated to produce excessive amount of androgenic hormones, which is release of excess luteinizing hormone. लड़कियों में जो luteinizing hormone होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है anterior pituitary gland में, and that would cause us hyperinsulinemia and hyperandrogenemia. Okay, which is एंड्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी गेट पीसीओडी। ओके, so now because of PCOD, now if a girl is suffering from PCOD and she's not getting herself treated, there will be chances that she can develop in metabolic syndrome in the upcoming future. And metabolic syndrome, with that I mean obesity. She'll have chances of hypertension, she'll have chances of lipid abnormality, okay, impaired glucose tolerance, उसको type 2 diabetes mellitus हो सकता है, हाइपर कैल्शियमिया हो सकता है, हाइपर यूरिसेमिया हो सकता है, एंड इन द फ्यूचर आर्टरियल डिसीज के भी चांसेस होते हैं। ओके, सो नाउ टू डायग्नोज द केस, जब हम उनका ग्लूकोज चेक करेंगे तो ग्लूकोज की वैल्यू मोर देन 100 होनी चाहिए, मोर देन 100 होनी चाहिए, एसटीएल की वैल्यू लेस देन 40 होनी चाहिए और ट्राइग्लिसराइड मोर देन 110 होना चाहिए, और उनका जो बेस सर्कमफ्रेंस होता है दैट हैज टू बी मोर देन 10 परसेंटाइल। ओके, एंड बीपी जो होता है वो मोर देन 90th परसेंटाइल होता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके वी कैन डायग्नोज पीसीओडी बेस्ड ऑन द ब्लड पैरामीटर। ओके, so how these girls are coming to us, they will come and tell us that we have multiple in a month we are getting twice the periods, or we are not at all getting periods for almost 3 months. Okay, and or else they can have secondary amenorrhea. Okay, secondary amenorrhea का मतलब होता है कि लड़की ने ऑलरेडी प्यूबर्टी हिट कर दिया है एंड शी यूज्ड टू गेट पीरियड्स, बट जब उन्होंने 17-18 साल के एज में जब वो आई तो उन्हें पीरियड्स आना बंद हो गया। जब उन्हें पीरियड्स नहीं आते हैं 2-3 महीने, तो वो ऑटोमेटिकली दैट गर्ल विल स्टार्ट बीइंग ओबीज्ड। वो डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना खा रहे हैं कितना नहीं खा रहे हैं, बट स्टिल उनका बीएमआई बढ़ने लगता है बिकॉज उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे, शी इज डीलिंग विद एमेनोरिया। या फिर उनको डिले और हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जब आता है तब ज्यादा आने लगता है, हैवी ब्लीड होने लगता है, ठीक है। एंड उनको जैसे कि किसी भी लड़की में अगर पीरियड्स आते हैं तो उन्हें पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम होता है, बॉडी सिग्नल देने लगती है, लाइक ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, वजाइना टेंडरनेस होता है, देयर विल बी हेवीनेस इन द लोअर लिम्ब एंड द लोअर बैक। ओके, सो ऑल दिस कंसिडरिंग वो लोग क्या करते हैं कि वो एक सिम्टम होता है कि हमें पीरियड्स आने वाले, बट इन पेशेंट्स में जो पीसीओडी हैं इन्हें पीएमएस सिम्टम्स नहीं आते हैं। एंड अनदर थिंग व्हाट यू गोना सी इज, ये पेशेंट्स हमेशा फेशियल हेयर के साथ आएंगे, चेस्ट पे बाल है बोलेंगे, पेट पे बाल है बोलेंगे, बैक पे बाल है बोलेंगे। ओके, एंड टकलापन हो जाता है, उनके सर से बाल निकल जाते हैं, ठीक है। तो एंड चेहरे पे बहुत पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होने लगते हैं चेहरे पर।
तो ये कंसिडरिंग ये उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है ये कहते हैं तो ये सिम्टम्स होते हैं उनके। ओके, एंड गर्दन के ऊपर कालापन होने लगता है। और ये सब कंसिडर करने के बाद पीसीओडी में चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट इनफर्टिलिटी में लैंड अप हो जाते हैं। Abhi, what we need to do is when we are diagnosing this case, we need to always check for the luteinizing hormone. If luteinizing hormone are increased, then of course it is PCOD. Okay. If testosterone agar thoda sa bhi bada hua hai from the normal limit, it is PCOD. And if fasting insulin is increased, that is PCOD. Okay, so for investigation, we will do fasting and 2-hour glucose tolerance test, we'll do prolactin test, we'll do total and free cholesterol test, and we'll do DHEAS, and then we'll check for the 17-OH progesterone. And then we are gonna come to the ultrasound. Ultrasound mein obviously we are gonna see the cyst. So all this considering, this will be diagnosed as the PCOD case. Now, how are you gonna treat the patient? हमारा प्राइमरी टारगेट होता है, प्राइमरी गोल होता है पेशेंट को कहने का कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक्सरसाइज इज अ सो मस्ट, एक्सरसाइज कुड बी इन द एनी फॉर्म। दे कैन गो टू रनिंग, दे कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ कार्डियो, दे कैन डू स्विमिंग, कुछ भी कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज डेफिनेटली इट्स अ मस्ट फॉर एवरी पीसीओडी पेशेंट टू कीप द वेट स्टेबल। ओके, हमारे ट्रीटमेंट का गोल क्या होना चाहिए? हमारे ट्रीटमेंट का गोल होना चाहिए कि हमें इंसुलिन रेसिस्टेंस लेवल को कम करना है, हमें उनके चेहरे के एक्नी और उनके शरीर पे जो बाल आ रहे हैं, ज्यादा मोटे बाल आते हैं, काले थिक मोटे बाल, उन्हें रिड्यूस करना है। ओके, एंड उनके जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो नहीं आते हैं उसे हमें रिस्टोर करना है। और उन्हें ट्रीटमेंट दे करके फ्यूचर में, बिकॉज अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो देर विल बी चांसेस दैट दे मे लैंड अप इनटू एंडोमेट्रियल कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया में डेवलप हो सकते हैं, या ओवरियन कैंसर हो सकता है। तो दैट वे ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि प्राइमरी गोल होना चाहिए कि हमें इस तरीके से उन्हें ट्रीट करना है। वी हैव टू गाइड देम, वी हैव टू गिव हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग द वेट लॉस एंड एक्सरसाइज। ओके, एंड कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, first of all, primarily we are going to treat the patient with progestin tablets. Then we'll treat the patient with the anti-androgenic tablets like OCPs, like cyproteron. Okay, and when we'll give them metformin, we should never ever give metformin for the purpose of weight loss. Metformin has to be given अगर उस पेशेंट को इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तब हम मेटफॉर्मिन देंगे उन्हें। उन्हें हम टॉपिकल ऑइंटमेंट देंगे जिससे उनके एक्नी और उनके चेहरे के हेयर कम हो सके। हमें उन्हें गाइड करना है कि आप अपना नाश्ता कभी स्किप मत करिएगा, और हमेशा 2 घंटे के बाद जब वो उठ जाए सुबह, तुरंत उन्हें अपना नाश्ता करना पड़ेगा। तो क्या होता है, रात भर एक्चुअली जब पेशेंट सोए रहते हैं तो उस टाइम पे उनका जो ग्लूकोज होता है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड और बहुत पुअर वे में परफॉर्म करता है, इसलिए हमें उन्हें कहना है कि आप 2 घंटे में उठने के बाद तुरंत नाश्ता करेंगे। एक्सरसाइज 30 मिनट्स विच इज श्योर। उसके बाद इफ इससे भी अगर उन्हें कम नहीं होता, देन विल हैव टू कंसिडर कॉम्बिनेशन ओसीपीज। नाउ कॉम्बिनेशन OCP is the first line treatment to normalize androgen levels. ओके, सो इन द 18 to 21 डेज में अगर हमने OCPs दिया तो उनके जो एंड्रोजन लेवल्स है वो 18 to 21 डेज में कम हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, we can give them levonorgestrel, which is also an anti-androgen, and we can give them cyproteron acetate, which is I told you already. OCPs, what is OCPs? Oral contraceptive pills. We need to give them 3 mg drospiron, okay, and or we can give 0.05 mg of ethinyl estradiol, okay, and then yeah. सो बेसिकली हम जो ये प्रोजेस्टेरॉन और एंटी एंड्रोजेंस दे रहे हैं, इनके फायदे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ये इनका जो कार्ब और लिपिड का मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करेगा, उसे कम करेगा, ठीक है, उसे बेटर बनाएगा। एंड वो इनके जो इट करेक्ट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मैलिटीज, डिस्टर्बेंस व्हाटएवर इज हैपनिंग, इट्स गोना करेक्ट इट। It's going to decrease the incidence of anemia also, because when they're not bleeding properly and they're bleeding irregularly at times, they're going to bleed so heavily that hemoglobin level can come down. So it's going to decrease the incidence of anemia. Okay, and it's going to and there will be frequency of dysmenorrhea and pelvic inflammatory disease, इसे भी ये कम करता है। There will be decreased risk of endometrial and ovarian cancer.
Coming to combined OCPs. Combined OCPs में we are gonna give progestin and estrogen combination. Progestin will give 2 mg, whereas estrogen, which is ethinyl estradiol, will give 35 mcg. And we need to also do anti-androgen therapy to block the androgen binding to the receptor, and also we need to inhibit the 5-alpha reductase. Okay, medication part में आके हमें spironolactone उन्हें देना है, aldosterone which is an aldosterone androgen 25 to 100 mg हम बीडी दे सकते हैं दिन में 2 बार उनको, और फ्लूटामाइड देंगे. फ्लूटामाइड वैसे प्रोस्टेट कैंसर में भी यूज किया जाता है. फिनास्ट्राइड देंगे क्योंकि उन्हें हेयर फॉल के बहुत ज्यादा इश्यू होते हैं, तो विल गिव फिनास्ट्राइड. Finasteride is an 5-alpha reductase inhibitor, so we'll have to give that. Now, and if the patient is adolescent, any adolescent patient comes to us with the PCOD, first we'll give them low dose contraceptive pills with anti-androgen progesterone, then okay, therapy. Okay, and then we'll wait for the 2 years post menarche. Okay, we'll give the metformin, we'll wait for the 2 years. Okay, and metformin should never ever be given if glucose tolerance is not established. Okay, metformin कब consider करेंगे? जब patient का glucose tolerance is 4. Okay, which will be considered into insulin resistance, and if it goes 8, it will be considered into diabetes mellitus. And then we can, if all this treatment doesn't work, then we can go for anti-obesity drugs like orlistat, like sibutramine. Okay, these will help in the decrease in the satiety. भूख लगने में थोड़ा कम करेगा वो. And the one thing is we should never consider laparoscopic ovarian drilling. At least it's not encouraged as of now. And ये जब कुछ भी काम नहीं किया, even anti-obesity doesn't work, then only we can prefer laparoscopic ovarian drilling. ये last mode of treatment होता है. And जब सब कुछ again काम नहीं किया, then last we can go for the bariatric surgery. Okay, if at all our management fails. So yeah, that was my presentation on PCOD. Any questions you guys can ask me. Thank you, ma'am. Really well explained. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे आनी चाहिए. पीसीओडी के ऊपर बहुत सारे कॉन्फ्यूजन्स होते हैं. आप लोग खुद हमें पूछते हैं कि एक महिला आई है, उनको ये समस्या है, वो समस्या है, तो आज बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मैम से डायरेक्टली पूछने के लिए. पूछ लीजिए मैम से जो भी पूछना है पीसीओडी के रिगार्डिंग. अच्छा मैम, मैं एक थोड़ा क्वेश्चन पहले पूछ लूँ मैं. बल्कि यूटेरस के साथ मैम पीसीओडी का क्या कनेक्शन है वैसे? बल्कि यूट्रस के साथ पीसीओडी का कनेक्शन नहीं है. पीसीओडी इंडिविजुअली में ही एक डिसीज है. बल्कि यूट्रस कब होता है? आपने अगर पीसीओडी को ट्रीट नहीं किया तो बेसिकली क्या होता है, आपकी दोनों ओवरीज जो होते हैं दोनों साइड वो बल्कि होने लगते हैं, राइट? बल्कि यूट्रस में अब अगर दोनों ओवरी ऑब्वियसली यूट्रस से अटैच्ड है, अगर आप इसको नहीं ट्रीट करोगे तो दैट इज गोना गो इन्फेक्ट द यूट्रस, राइट? तो बल्कि यूट्रस एज इन व्हाट, लाइक इट स्टार्ट्स बिकमिंग मोर इन साइज. What do you mean by that? Like, are you trying to say fibroid? Are you trying to say cancer or what? Are you trying to say endometrial hyperplasia? जो यूट्रस के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं. Okay. आपने पीसीओडी को ट्रीट नहीं किया ठीक से ना, एंडोमेट्रियल वॉल्स में जाएंगे, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियल वॉल होते हैं वो मोटे होने लगते हैं. यूट्रस हमारा वॉलनट साइज का होता है. अगर हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे, इट विल गो इनटू द एंडोमेट्रियल वॉल, इट विल स्टार्ट थिकनिंग दोज वॉल्स, एंड दैट्स हाउ द स्मॉल यूट्रस बिकम्स अ बिग यूट्रस, एंड दैट्स व्हाट यू आर कॉलिंग इट एज अ बल्की यूट्रस. Any questions? Any questions? Ma'am, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I want to one question regarding metformin. Yeah, right. Tell me. मैम, इंडिया में एक मोस्ट पॉपुलर ड्रग है ओवासिस्ट M. हाँ. तो मैम कि कैन मेटफॉर्मिन रिड्यूस वेट, Yes. बॉडी वेट? Yes, it is true. Metformin can reduce the weight, but we should not misuse it. See, you need to, first of all, when a PCOD girl comes to you, you need to see the BMI of the patient. That's what I told you.
BMI has to be between 20 to 30. And I also told you, if at all, you do the glucose tolerance test for the patient. अगर उनका ग्लूकोज मान लीजिए 4 आया हुआ है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 4 आया है, तो वो इंसुलिन रेसिस्टेंट है। मान लीजिए 8 आया हुआ है, तो वो डायबिटीज मेलाइटिस में जा रहा है। इन दो केसेस में ही आप उनके लिए मेटफॉर्मिन डालोगे। अदरवाइज देर इज नो नीड टू गिव मेटफॉर्मिन। एंड यस, मेटफॉर्मिन वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। वेट वेट गेन क्यों होता है? जब हमारी बॉडी का इंसुलिन बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हमारी बॉडी में अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो मेटफॉर्मिन इसीलिए उन आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट्स को भी मेटफॉर्मिन दिया जाता है, राइट? यस मैम। क्योंकि उनका इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत बेकार होता है, उसकी वजह से वो वेट पुट ऑन करने लगते हैं। इसलिए हाँ, मेटफॉर्मिन वेट कम करता है, बट उसे मिसयूज नहीं करना चाहिए वेट लॉस के नाम पर। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और कोई? आफ्टरनून। हाँ बोलिए सर। गुड ये आफ्टरनून जो सर। 22 20 21 साल की बच्चियों को पीरियड के समय दर्द बहुत ज्यादा होता है पेट में। कितने साल की लड़कियां? 22? 20 21 साल की, 20 21 साल की लड़की? जी सर। उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी सर, 20 21 साल की लड़कियां जब आपके पास आए और कहें कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो पहले तो आप पता करें कि दर्द क्यों हो रहा है, राइट? आप स्ट्रेट अवे उन्हें दवा नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए उन्हें फाइब्रॉइड यूट्रस है। फाइब्रॉइड यूट्रस बहुत कॉमन है, टीनेज और टीनेज गर्ल्स, अडल्ट गर्ल एंड पोस्ट प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो पहले आपको वो पता करना है कि पहले क्या आपको पीसीओडी है, क्या उन्हें डिस्मेनोरिया हो रहा है, ओलिगोमेनोरिया, और मतलब दर्द पीरियड का साइकिल क्या है, दर्द कैसे होता है, कितने दिन पीरियड होता है, ये सब आप पहले पता करोगे। मान लीजिए अगर वो कहती कि नहीं हमें पीरियड्स तो नहीं आता है, 2 2 महीने 3 3 महीने नहीं आ रहा है, तब आप उसे पीसीओडी कंसिडर करके आपने उधर पेन किलर नहीं देना है, आपने पहले इस तरीके से ट्रीट करना है। और मान लीजिए अगर वही लड़की बोलती है कि नहीं मुझे हर महीने पीरियड आते हैं, सब कुछ सही है, चेहरे पे कोई बाल नहीं है, कोई पिंपल नहीं है, कोई बॉल्डनेस नहीं हुआ है, अल्ट्रासाउंड सब कुछ सही है, देन आप एक नॉर्मल पेन किलर दे सकते हैं। मेफ्टॉल स्पैस करके आता है, वो एक नॉर्मल लो डोज मेडिसिन आप दे सकते हो। थैंक यू मैम। ठीक। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी सर। जी मैं देवापुर बोल रहा हूँ। तो ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि 12 से 13 साल की जो बच्चियां होती हैं, इनको जो है ओवरी में स्वेलिंग हो रहा है, तो इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? ओवरी में स्वेल? अच्छा, वो 12 से 13 साल की लड़कियां क्या पीरियड उनकी प्यूबर्टी हिट हो जाती है जो आपके पास आती है? हाँ हाँ। प्यूबर्टी हुई रहती है उनकी? हाँ हाँ, वही रहती है। उसके बाद उनको जो है ओवरी में स्वेलिंग हो जाती है, ये क्या रीजन हो सकता है? तो यही रीजन है सर, पीसीओडी। ओवरी में स्वेलिंग क्या होता है, मैं इसका इंग्लिश टर्म बताती हूँ, बल्की ओवरी। कल ही मेरे पास एक केस आया था जियो क्लिनिक की तरफ से, एक लड़की थी, शी इज प्रेग्नेंट, शी वाज हैविंग राइट साइड बल्की ओवरी। ठीक है, जब लड़कियों की ओवरी में ज्यादा सिस्ट, मतलब पानी के गुब्बारे भरने लगते हैं, सिस्ट का मतलब क्या होता है, ओवरी में पानी के गुब्बारे भर जाते हैं, जब ज्यादा होने लगे तो आप उसे पीसीओडी कंसिडर करोगे। और ये 13 से 14 साल की लड़कियां अगर आपके पास आके बोलती हैं कि हमारे तो पीरियड सर आते हैं, बिल्कुल हमको दर्द होता है पीरियड्स के, लेकिन हाँ टाइमली आता है या फिर नहीं आता है, और वो कहते हैं कि हमारे दोनों साइड के, जब आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको दोनों साइड बल्कि ओवरी दिखेगी, दोनों साइड, राइट? दैट इज जी पीसीओडी। एंड पीसीओडी इज वेरी वेरी कॉमन राइट नाउ इन एवरी एज ग्रुप। दैट इज नथिंग। इफ द गर्ल इज सेइंग नहीं सर मुझे कभी पीरियड्स ही नहीं आया अभी तक, वो लड़की 15 साल की हो गई है और पीरियड्स नहीं आया, so then you need to go back and check for the hormonal imbalance। उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस क्या हुआ है, उनकी जेनेटिक क्या है, लाइक 17 अल्फा रिडक्टेज, 21 अल्फा रिडक्टेज। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई कोई लड़कियां होती हैं, जेनेटिक इम्बैलेंस होता है उन्हें, जैसे कि उनके अंदर जीन्स जो है लड़की नहीं लड़कों का होता है। ठीक है, तो उन्हें पीरियड्स नहीं आते, उनके अंदर यूट्रस नहीं प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हें पीरियड्स नहीं आते, 17 18 साल तक नहीं आते हैं। सो दैट पे आप उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करोगे। मगर मगर एक लड़की आके बोलती कि मुझे पीरियड्स तो आता है पर मेरे दोनों साइड ओवरी, सो दिस इज द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ पीसीओडी ओनली। ये नहीं, जैसे कि उसकी जो है स्वेलिंग क्यों हो जाती है, ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है ना? स्वेलिंग इसीलिए होता है सर, ओवरी का एक ही प्रॉब्लम होता है, इन द 13 to 14 year old गर्ल सिस्ट भर जाना, सिस्ट होने लगता है उसमें। जी जी। और जो उसके चेहरे की होती है, जो चमक होती है, वो डाउन हो जाती है, वो यस बुझी। यस, करेक्ट करेक्ट, पीसीओडी सर। चेहरे वो की, चेहरे जैसे पे फोड़े आना, चेहरे पे बाल आना, छातियों पे बाल आना,
ये सब कंसिडर करके पीसीओडी होता है सर। जी जी। आपको क्या कंप्लेंट्स देती है लड़कियां, क्या बताती है? यही जो है, ये कंप्लेन है कि जैसे कि वो जो है वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनको इधर उधर कुछ काम वगैरह कर नहीं पाती, पढ़ाई में चिड़चिड़ापन अलग से हो जाता हाँ, है। अच्छा आप ये कह रहे थे। इसे हाँ, कहते हैं सर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम मतलब पीरियड आने के पहले हर एक लड़की को पीएमएस होता है। पीएमएस बहुत ही ज्यादा टीनेज और एडोलेसेंट गर्ल्स में देखा जाता है। पीएमएस का मतलब क्या होता है? जब पीरियड आने वाला है ना, तो उनकी जो छाती होती है भारी होने लगती है, जो चेस्ट होता है, ब्रेस्ट होता है, वो भारी लगने लगता है, दर्द होने लगता है, नीचे वेजाइना में दर्द होने लगता है। जो दोनों ओवरीज होते हैं ना, वो दोनों दर्द होने लगते हैं, वो दोनों भारी होने लगते हैं। ठीक है। अब आप कह रहे थे कि क्यों होता है ये। जब लड़कियों को पीरियड्स आता है तो उनका जो ल्यूटिनाइज, दो हॉर्मोन्स होते हैं लड़कियों में, एलएच और एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब लड़की को पीरियड्स नहीं आता है 2-3 महीने, जो पीसीओडी के केस होते हैं, उनका जो ल्यूटिनाइजिंग एलएच हार्मोन होता है वो बहुत पीक्स पे चला जाता है, इसलिए उन्हें पीरियड्स नहीं आता है। पर अगर जी एक लड़की को रेगुलरली पीरियड्स आ रहा है तो उनका एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नॉर्मल चल रहा है। ठीक है। जब ये हार्मोन नॉर्मल जाएगा और ये लो होता है एलएच हार्मोन, उनके ओवरीज हैवी होने लगते हैं, क्योंकि अब वो ओवल्यूशन फेज में आ चुके हैं। ओवल्यूशन मतलब तैयार हो गए हैं ब्लीड होने के लिए। ठीक है। इसीलिए वो कहती हैं आपसे कि मुझे चिड़चिड़ापन लग रहा है, क्योंकि उनके हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होने लगते हैं। क्या होता है ना, जो हमारा ओवरी होता है, हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में होता है और नीचे हमारा ओवरी होता है। हमारा ओवरी हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, अब मैं आने वाला हूँ, पीरियड्स आने वाले हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे हॉर्मोन्स को फ्लक्चुएट करेगा। जी। सेरोटोनिन हार्मोन होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा कभी कभी लो मूड लगेगा, इरिटेशन लगेगा, हम ज्यादा खाने लगते हैं, हमें चॉकलेट्स, जंक फूड ये सब ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और ये होता है पीरियड्स के 5 से 7 दिन पहले में एक्सेस होता है, और पीरियड्स के दिन में थोड़ा थोड़ा होता है। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड डे में ऐसा होता है, फोर्थ डे फिफ्थ डे सिक्स डे से नॉर्मल होने लगता है। जी। इसके ट्रीटमेंट क्या है? पीएमएस की ट्रीटमेंट सर प्राइमरीली, अगर एक्सेस हो रहा है, जैसे कि मुझे भी होता है, अगर ये ज्यादा हो रहा है पीएमएस, तो साइकेट्रिस्ट से पहले कंसल्ट किया जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक्सेसिव में उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है। ठीक है। तो हो पहले, जाता जी, पहले साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। अगर फिर भी नहीं ठीक, फिर भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो एंटी एंजाइटी मेडिसिन आती है। एंटी एंजाइटी मेडिसिन, एंजिट 0.5-0.2 mg, दैट वुड वर्क। बस इतना दे दे एंड दैट वुड वर्क। अगर माइल्ड है, माइल्ड अगर मूड फ्लक्चुएट्स हो रहे हैं, तो आप एंजिट दे के सेटल कर सकते हैं। अगर वो लड़की कहती कि नहीं मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत चिल्लाना, बहुत बुरा बिहेवियर निकलता है, तो उन्हें साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और इसे आप 1 या 2 महीने के सिम्टम पे नहीं डायग्नोज करोगे, 6 महीने के सिम्टम पे। लड़की कहती कि 6 महीने से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, तब आपने उन्हें पहले साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है कि उन्हें काउंसलिंग दी जाए। वहां से पहले उनकी एक दवा स्टार्ट होगी एंड देन ऐसा ऐसा वर्कअप होता है पीएमएस का। है। जी जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू दिवाकर जी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हेल्प पंडर में से? और कोई क्वेश्चंस है किसी के? कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। आप टाइप भी कर सकते हो, अगर हेलो। बोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो टाइप भी कर सकते हो आप। हेलो। हेलो। जी मैम, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ओवेरियन सिस्ट के जिस औरत को हो रहा है, जिस महिला को, उसको फर्टिलिटी में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल हो जा रहा है, उसको कंसीव नहीं हो पा रहा है बच्चा। करेक्ट। क्वेश्चन क्या है सर? तो ये तो मैंने बोला ही था, क्वेश्चन बताइए। ओवेरियन सिस्ट से सर मैडम कोई बच्चा कंसीव करने में कोई दिक्कत भी आती है क्या? जी करेक्ट। करेक्ट है। देखिए मैं क्या बताती हूँ अभी आपको। अभी एक लड़की को पीसीओडी हुआ। पीसीओडी के 2-3 कॉजेस होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं। प्राइमरीली अगर कोई गांव की लड़की है मान लीजिए, उसको क्या पता होगा पीसीओडी क्या होता है, राइट? जी कोई पूछने वाला नहीं उसको, उसके माँ बाप को भी नहीं पता होगा कि उसके पीरियड्स महीने में नहीं आ रहे हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कुछ पता नहीं होगा, राइट? तो ये जी लड़की
जब आगे जाती, क्योंकि इनको तो पीसीओडी 14 15 16 साल से हो रहा था, या मान लो 18 साल से, यही लड़की अगर 25 साल पे शादी करती है, कंसीव करती है, तो उसको इनफर्टिलिटी हो जाए। क्योंकि प्रेगनेंसी क्या होता है सर? प्रेगनेंसी क्या होता है कि जब शारीरिक संबंध बनता है, जब स्पर्म जाता है, तो वो ओवरी के थ्रू, वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, जो ट्यूब्स होते हैं वहां से पास होते हुए ओवरी में जाता है, फर्टिलाइज होता है, और फिर वही ओवरी से यूट्रस में जाता है। एम आई राइट? जी मैम, ओके। अभी मान लीजिए उस लड़की के ओवरी में पानी के उस लड़की के ओवरी में पानी के गुब्बारे भरे हुए हैं, राइट? तो जी मैम। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं ना। फेलोपियन ट्यूब में ही वो स्पर्म रुक करके बाहर निकल जाएगा, पेशाब के थ्रू वो डेड होके बाहर आ जाएगा। जी और मैम, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे जल्दी जल्दी इरेगुलर मेंस, ऐसा देखने जी को मिलता है। जी, जी पीसीओडी में क्या होता है, लड़की जो रहेगी कहेगी मेरे को 3 महीने से पीरियड्स ही नहीं आते, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो ही नहीं रहा है 3 महीने से, या वो कहेगी मुझे कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया नहीं, या वो 18 20 साल में आएगी बोलेगी, या 25 साल में आके बोलेगी कि मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। सेकेंडरी, ये कभी भी प्रेगनेंसी के बाद इसके लेस चांस, मान लीजिए किसी ने पहली बार कंसीव कर ली, भाई एक सेकंड एक सेकंड, तो मान लीजिए अगर किसी ने कंसीव कर लिया, एक लड़की ने, अब उसको, ये बहुत ही रेयरली केसेस देखे गए कि कंसीव होने के बाद पीसीओडी हो। पीसीओडी के बाद इनफर्टिलिटी डेफिनेटली होती है, बट कंसीव होने के बाद इनफर्टिलिटी या पीसीओडी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपको कहता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रहा है, द प्राइमरी कॉज इज पीसीओडी ओनली। एंड इसको आपने कैसे ट्रीट करना है? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे करके। जी मैम, जी, थैंक यू मैम। कुछ और डाउट है? पूछिए पूछिए। मैम ठीक है, बस वही फर्टिलिटी में थोड़ा सा ज्यादा हाँ, प्रॉब्लम आता है। इसीलिए यही और मेंस्ट्रुअल फर्टिलिटी साइकिल में जब हर महीने, आपके मेंस्ट्रुअल पास साइकिल जी आपके हर पास मंथ आता है, पेशेंट बट आए, पीसीओडी बोले कोई लड़कियां, तो पहले आपने उनको हेल्थ एजुकेशन देना है कि अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए आप। अभी जी आप मैम। कहेंगे कि हमने ये गुब्बारों को कम कैसे करना है, जो गुब्बारे पानी के बन रहे, इसे कम हम कैसे करेंगे? पहली चीज, लड़की को 30 मिनट का वर्कआउट रोज करना पड़ेगा। उन्होंने वर्कआउट नहीं किया, उनके शरीर का इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मोटापा आता जाएगा, मोटापे की वजह से ओवरी को और हार्म होगा और गुब्बारे बनेंगे, तो वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। अगर कोई लड़की कंसीव एज पर है, 25 साल 26 साल, जो भी लड़की आए बोले मैं माँ बनना चाहती हूँ पर मैं बन नहीं पा रही हूँ, पहली चीज लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो, एक्सरसाइज करो। दूसरी चीज, आपने उनको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डालना है। तीसरी चीज, आप चेक करो कि उनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या चल रहा है। अगर इतना है, सपोज 6 में है, तो वो इंसुलिन रेसिस्टेंस है, मेटफॉर्मिन स्टार्ट करो उनको। ठीक है, अगर उनके चेहरे पे बाल हैं, शरीर पे एक्नी आते हैं, फोड़े फुंसी निकल रहे बहुत ज्यादा, आपने उनको सिप्रोटेरॉन एसीटेट स्टार्ट करना है। क्लोमिफिन सिट्रेट ब्रांड नेम है उसका, क्लोमिफिन सिट्रेट से आता है, वो स्टार्ट करेंगे आप उनको। उन्हें एक टॉपिकल एप्लीकेशन ऑइंटमेंट आता है, चेहरे पे लगाओ, इससे आपका ये सब कम हो जाएगा, जो फोड़े फुंसी बाल आ रहे कम हो जाएंगे। पीसीओडी का एक ही ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक्सरसाइज योगा उनके लिए मस्ट होती है, जंक फूड नहीं खाने का, बाहर का कुछ भी नहीं खाने का, उनको कुछ भी इधर उधर का और ज्यादा मीठा नहीं खाने का। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडरी आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो, एंड देन मेटफॉर्मिन पे आ जाओ। ओके मैम। हेलो। हाँ सर बी बोलिए। फार्मेसी क्लिनिक से मैं शमसुल हसन। जी सर बोलिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैम, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट अगर ऐसा आता है हम्म जिसको एमसी का पीरियड सपोज किए 27 डेज के बाद में आता है और हम्म 3 डेज आता है, या 26 के बाद में 4 डेज आता है, हम्म तो उसी के लिए यानी 30 डेज प्लस होके 10 डेज और बाद आता है, तो उसे क्या बोल मानेंगे? अच्छा, कोई नॉर्मल में अगर आए आपसे कहे, ठीक है सर, मान जी लीजिए मैं आपकी पेशेंट हूँ इस वक्त, और मुझे हर महीने पीरियड्स आ रहा था, इस महीने मेरे को नहीं आया। जी ठीक, जी हर महीने मुझे 27 दिन पे आता था, जो नॉर्मल साइकिल है, राइट सर? इस जी बार मैम। कहा मुझे 30 दिन पे आया, आप इसको नॉर्मल बोलोगे, इसे आप कुछ नहीं जी कर सकते।
जी लेकिन मैम। मैंने बोला कि सर मुझे इस महीने आया ही नहीं, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको फिर भी शांत रहना है। ये नहीं कि आपको कोई डिसीज हो गया है। पहली जी चीज, मैम। आपने पेशेंट को पूछना है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। एक लड़की के लिए उनका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। लाइफस्टाइल जी मतलब आप क्या खाते हो घर में, आपका डेली वर्कआउट क्या रहता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हो क्या, या फिर स्ट्रेस लेवल कैसा है आपका। लड़की ने बोला कि मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, आपने उनका वेट चेक करना है। लड़की बोलती मैं बहुत खाती हूँ, उनका बीएमआई बहुत ज्यादा है, तो फिर आप कंसिडर करोगे ये तो लगता है इनको पीसीओडी डेवलप हो रहा है। पर पीसीओडी एक महीने के मिस होने से आप नहीं कर सकते हो। कम से कम लड़की कहेगी मैं 3 महीनों से मुझे पीरियड्स नहीं आए हुए हैं, फिर आप कहोगे कि ये एक पीसीओडी का केस है। पहले 2 महीने जी अगर लड़की कहती कि नहीं मुझे नहीं आ रहे हैं, तो आप पहले उनको बोलो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, एंड आप उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दोगे, बस दैट्स इट। अगर फिर भी लड़की का बीएमआई भी आपने चेक किया है तो बहुत ज्यादा है, मेटफॉर्मिन लेवल, फिर आप उसको मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर दोगे। जी मेटफॉर्मिन जी यूजुअली नहीं देने का। अगर लड़की का बीएमआई ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, यंग एज में है, आप मेटफॉर्मिन दे देना उसको। दिस जी इज ऑल। जी। आप और पूछिए और क्या। तो ये एक यानी लगातार 2-3 बार 10 डेज 12 डेज अगर बढ़ के प्लस होके आ रहा है, तो उसमें जो है क्या करना चाहिए मैम? हाँ, तो बढ़ के आ रहा है तो फिर आपने पहले अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। जी जी। फिर आप दो दो चेकअप करोगे, उनको बोलोगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये 2 हार्मोन जी का चेकअप कराए। ये 3 पैरामीटर आप कंसिडर करोगे। और जी मैम। लड़की के चेहरे पे देखो बाल नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं, फोड़े फुंसी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर जी नहीं जी आ रहे हैं तो ये 3 आप पहले कंसिडर करो। यू अल्ट्रासाउंड में क्लियरली दिख जाता है, किसी को पीसीओडी है तो अल्ट्रासाउंड में क्लियरली छोटे 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 बॉल्स दिखेंगे। तो ये जी सब जी कंसिडर करके हाँ पीसीओडी स्टार्ट हो रहा है। बट अगर वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे हर महीने आता है पीरियड, लेकिन बढ़ के आता है, हमेशा 10 दिन 12 दिन एक्स्ट्रा बढ़ के आता है, तो पहले आप उसका ऑब्वियसली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही करना है। ओवरवेट, ओवरवेट भी जी एक इश्यू होता है कि कोई लड़की अगर बहुत पतली है या बहुत मोटी है। कुछ कुछ जी लड़कियां क्या होती है, वेट के चक्कर में ना, मेंटेन करने के चक्कर में खाती नहीं है ठीक से। ठीक है, जी जी तो तब आप क्या करोगे, उनका सीबीसी चेक करना, क्या वो एनेमिक है। एनीमिया से पता चलेगा कि लड़की का क्या, क्यों नहीं उसके पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, जी जी अगर वो लड़की ठीक से खाती नहीं है, वो बहुत अंडर वेट होगी, उनका हीमोग्लोबिन लो होगा। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं डेवलप हो रहा, आरबीसी डेवलप नहीं हो रहा, कुछ डेवलप ही नहीं हो रहा, तो पीरियड्स कहाँ से आएंगे। वेस्ट जी ब्लड है ना, पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स तो वेस्ट ब्लड होता है। तो पहले जी तो जी मैम। नॉर्मल ब्लड तो बने वेस्ट ब्लड बाहर आने के लिए। तो नॉर्मल ब्लड ही नहीं बनेगा तो वेस्ट ब्लड नहीं आएगा। तो पहले आप वर्क करोगे एफएसएच, एलएच, सीबीसी, ये चेक करो। तीनों भी नॉर्मल आया, लड़की फिर भी मोटी दिख रही है आपको, आप बोलो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो। अभी भी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के बाद भी अगर लड़की को नहीं होता है, आप उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे स्टार्ट कर दें। दैट्स इट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेन के साथ में आना या विदाउट पेन आना। हाँ, पेन के साथ आता है तो आप पेन किलर डाल दो, मेफ्टल स्पैस होने दे दो, एसिलोफिनाक दे दो। जी जी। ठीक पेन है, अगर थैंक नॉर्मल हो रहा है, देखिए लड़की इतना पेन ले रही है कि वो बेहोश हो गई है एकदम से, कि उसको एकदम लेबर पेन जैसा पेन हो रहा है, तो ये कोई सिवियर कंडीशन है। इसमें क्या जी चांसेस हो सकता है, लड़की के यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा है। फाइब्रॉइड मतलब क्या होता है, यूट्रस में, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वहां से एक मांस का डेवलप होते रहना, लटकने लगता है वो यूट्रस में आकर के। तो ये तब आप फाइब्रॉइड कंसिडर करोगे, या फिर आप कैंसर कंसिडर करोगे उस टाइम पे, कि लड़की बोल रही कि इतना दर्द होता है कि मैं तो गिर जाती हूँ बेहोश होकर जी के। या लड़की बोलती है कि मेरे को बहुत बदबूदार खून निकलता है, या मोटा खून निकलता है, या काले रंग का खून निकलता है, तब आप जी फाइब्रॉइड की तरफ अपना ध्यान डालना। तब आप पीसीओडी को भूल जाओ, फाइब्रॉइड की तरफ जी अपना ध्यान डालो कि ये तो कुछ और दिख रहा है। अल्ट्रासाउंड में तो पता ही चल जाएगा वो फाइब्रॉइड हो या पीसीओडी हो, दोनों में आपको अल्ट्रासाउंड करोगे आपको दोनों कंडीशन पता चल जाएंगे। बिकॉज फाइब्रॉइड इज वेरी कॉमन इन द गर्ल्स राइट नाउ। जी जी मैम। जी, ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो। जी सर बोलिए, नमस्कार। नमस्ते मैम। मैं जानना चाहता हूँ मैम, कुछ महिलाओं को ना कि जैसे महीने में 2 बार 3 बार एमसी आ जाती। हाँ हेलो। हाँ, सुन रही हूँ सर। जी। और पहले जैसे उनको आती थी तो 5 दिन 6 दिन नॉर्मली रहती थी, अभी महीने में 2 बार आ रही है तो फिर 10 दिन 12 दिन ऐसे करके आ रही है।
तो क्या इसका कुछ संबंध है पीसीओडी से? हाँ, है ना। जैसे कि क्या होता है, पीसीओडी अगर उन्होंने यंग एज में उसका ट्रीटमेंट नहीं किया ना, तो ओल्ड एज में, अभी उनकी एज क्या होती है, आपके पास जो केसेस आते हैं उनकी उम्र क्या होती है? जैसे 30, 32, 28, हाँ हाँ, 25। ठीक है। तो अगर वो आपको कह रही कि नहीं सर, मुझे तो कभी भी नहीं आया, मतलब मुझे तो हमेशा नॉर्मल पीरियड्स आते थे, तो हाँ, जी इसका कोई संबंध नहीं है। अगर वो कहती कि हाँ पहले भी मेरे 1-2 महीने स्किप होते थे पीरियड्स, रुक रुक जी के आते थे, तब इसका संबंध है। दूसरी चीज, फाइब्रॉइड बहुत कॉमन है। तीसरी चीज, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बोला जाता है उसे, जो यूट्रस की लाइनिंग पे हो जाता है। यूट्रस की जो दीवारें होती हैं, जी बाउंड्री जी होती है, वो मोटी मोटी होने लगती है, उसे जी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया कहा जाता है। ऐसे टाइम पे उनको क्या होगा ना, वो कहेंगे आपसे, मुझे मोटा खून निकलता है, मुझे जी काला खून निकलता है। इसे कहते हैं मेडिकल टर्म में चॉकलेट सिस्ट, जी मतलब जी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट कलर का खून निकलना, मोटे मोटे ऐसे सिस्ट की तरह गिरते रहते हैं। तो ये जी आप कंसिडर करना। अगर आपको कोई औरत कहती 25 साल 32 साल, स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी, अगर वो प्रेग्नेंट हो चुकी, बच्चे हो चुके हैं, उनमें फाइब्रॉइड केस आप कंसिडर करोगे, और आप एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कंसिडर करोगे। मोस्टली एंडोमेट्रियोसिस, आप इसे नोट डाउन कर लो, एंडोमेट्रियोसिस टर्म आप यूज कर सकते हो कि मे बी लगता है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो गया है। एंडोमेट्रियोसिस इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ द यूट्राइन वॉल, जहां पे वो औरत बोलेगी कि मुझे, आप उन्हें अपनी भाषा में समझाओगे, जिसका टर्म होता है चॉकलेट सिस्ट। जी चॉकलेट सिस्ट ओवरी कहा जाता है। चॉकलेट सिस्ट रंग के उनके खून गिरते रहते हैं, बार बार जी महीने में 2 से 3 बार पीरियड आता है, और बहुत दर्द होता है पीरियड आने के टाइम पे। जी। अच्छा, वो एक्चुअली ऐसे ना मैं पेशेंट्स मेरे को पास। आप हार्मोन थेरेपी पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ आप उन्हें हार्मोन थेरेपी लाइक ल्यूप्रोलाइड, जी। ल्यूप्रोलाइड नाम की एक आती है मेडिसिन, आप उस पे स्टार्ट करोगे उनको। अच्छा, जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, 35 साल की उनकी उम्र है, 2 साल से उनको ऐसा हो रहा है, और अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई गई है, तो उसमें कभी तो सिस्ट आती है, कभी अल्ट्रासोनोग्राफी में सिस्ट विस्ट कुछ नहीं आती है। बट उनको पीरियड महीने में 2 बार आता है, और आता है तो बहुत ज्यादा ही आता है, इतना ज्यादा आता है कि एनीमिक हो जाती है वो। तो फिर सर उनका, ऐसे कैसे कि उनको यूएसजी में कुछ निकला नहीं? नहीं, एक बार निकला था ना सिस्ट करके, हाँ, तो और किस, उसके बाद उन्होंने सिस्ट का ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद करवाया, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई, तो उसमें वो सिस्ट नहीं रह गई। लेकिन जो मासिक आता है, जो पीरियड्स आता है, वो वैसे का वैसा बना हुआ है। कितना महीने दिन करवाया ट्रीटमेंट अपना उन्होंने पीसीओडी के लिए? लगभग 3 से 4 महीने करवाया। तो 3-4 महीने में नहीं होता है सर, ये एक लंबा प्रोसेस है। पीसीओडी की जो ट्रीटमेंट होती है वो एक लंबी प्रोसेस होती है। मान लीजिए कम से कम 1 से 2 साल तक का ट्रीटमेंट चलता है इसमें, और उसके बाद भी फॉलो अप चलते रहते हैं। अगर उस औरत ने, हाँ, जी अगर उस औरत ने रोक दिया अपना ट्रीटमेंट बीच में 3 से 4 महीने करके, तो देर आर हाई चांसेस दैट शी कैन डेवलप एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली उनको बार बार पीरियड आएगा, बार बार दर्द होगा, हर बार पीरियड आने पे महीने में 2-2 बार आ जाते हैं। नहीं, उनकी समस्या ये है कि उनको जब पीरियड्स आता है तो इतना ज्यादा आता है, 2, 3, 4 दिन में इतना ज्यादा आता है कि वो 5 दिन के बाद फट से एनीमिक हो जाती, बॉडी सोइलिंग ले लेती है। और सब जैसे एनीमिक नहीं हो जाता पेशेंट, ऐसा लग रहा है कि अचानक से ब्लड निकल गया हो तो बॉडी सोइलिंग ले ली, या फिर ऐसे सिम्टम्स जो पैदा होते हैं वो सब हो जाता है। तो सर अगर यूट्रस में इतनी एबनॉर्मेलिटी है, तो डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड में कुछ तो आएगा। अल्ट्रासाउंड करवाया गया था मैम, बस उसमें वही सिस्ट आई थी। कब कब करवाए थे? पहले तो तब करवाया गया जब उनका ट्रीटमेंट चालू होना था, तो फिर जब फिर उनको ये सिस्ट। तो देन इट कुड बी अ केस ऑफ ओएचएसएस, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहा जाता है इसे। अच्छा। अच्छा, ओवरी क्या जब हाँ, ज्यादा दिन सिस्ट रहने के बाद, या फिर जो अभी एंडोमेटेरियल आपने बताया उसको रहने के बाद, क्या कार्सिनोमा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है। अच्छा, अगर आपने, कार्सिनोमा होने के बाद, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को कार्सिनोमा हो गया, तो उसको जो पीरियड आएगा, जो ब्लीडिंग रहेगी वो अब नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल से जी ज्यादा रहेगी? जी जी, महीने में 2 से 3 बार होगी। और हर महीने और बहुत दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होता है कि वो बेयर नहीं कर पाते हैं। और उनके पेशाब अच्छा। उनके जो पीरियड्स होते हैं, ब्लड से बहुत महक आएगी, गंदी महक आती है, मोटे मोटे ब्लड आते हैं, नॉर्मल ब्लड नहीं आएगा।
एक दिन में कम से कम वो 7-8 पैड उनके भीग जाते हैं इस हाँ तरीके से। ऐसा तो होता है, ऐसा हाँ, ही तो होता ये है। सर एंडोमेट्रियल हाइपर, ये उन केसेस में देखा जाता है जिन्होंने कभी भी पीसीओडी को ट्रीट ही नहीं कराया यंग एज में, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, इग्नोर किया, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, फिर स्लोली स्लोली उन्हें क्या होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हो जाता है, और जब वो 32-35 की उम्र में आते हैं तो वो एक एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में डेवलप हो जाता है। तो दैट इज द थिंग। अच्छा मैम, एक सवाल और। हेलो, हाँ। एक सवाल और। बोलिए एक कल पेशेंट आया था। जी। हेलो, हाँ बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ। ये मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो बता रहा था कि जैसे सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। जी, आवाज अभी आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास उनका ये शिकायत है कि वो सेक्सुअल लाइफ रहती तो आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लग रहा है कोई और बीच में बोल रहा है। अभी बताइए हेलो, एक बार सर। हेलो। हाँ अभी ठीक है। हम्म। हाँ, तो अभी जो पेशेंट आई थी उन्होंने मतलब ये शिकायत थी उनकी कि जैसे सेक्स करने के बाद ना उनका हस्बैंड जो रहता है वो बोलता है कि सेक्स करने के बाद एक दुर्गंध टाइप की आ रही है। हम्म। तो तो ये क्या हो सकता है ऐसा? इट्स अ केस ऑफ फाइब्रॉइड देन, फाइब्रॉइड यूट्रस। सेक्स करने के बाद बहुत गंदी स्मेल आने लगती है और सेक्स करने के टाइम पे भी दर्द होता होगा, ये फाइब्रॉइड यूट्रस है। क्योंकि जब तो क्या होता है कि जब मेल का ऑर्गन पीनिस जब अंदर जाता है तो क्या होता है, वो यूट्रस को हिट करता है ना, यूट्रस जी डायरेक्ट बच्चेदानी को हिट करेगा ना, उसके जो वॉल्स होते हैं फ्रंट में रहता है, जी राइट। तो जब यूट्रस में कोई ग्रोथ हो गया है, फाइब्रॉइड कोई ग्रोथ हुआ पड़ा है यूट्रस के वॉल में, वहां जी से वो फाउल स्मेल, वो वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, उधर ना वाइट वाइट पार्टिकल्स होंगे जो जी मेल के इसमें पीनिस में आके चिपकने लगते हैं, और जब वो बाहर निकलता है तो उनके मेल के पीनिस पे भी सफेद सफेद जो होता है, जो विमेन के अंदर का था, वो बाहर आके लगा हुआ रहेगा और उसी की बदबू आने लगती है। ऐसे पेशेंट को आपने पूछना है कि आपको जब पीरियड्स नहीं आते हैं तब आपको कुछ सफेद धात गिरता है क्या, मोटे मोटे दही के रंग के सफेद धात। ऑल्सो इसके 2-3 कंडीशन और भी हो सकते हैं, मैं बताती हूँ। कोई लड़की कोई औरत सेफ सेक्स नहीं कर रही है। सेफ सेक्स क्या होता है? और एक सेकंड। हाँ मनोज जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इनके बाद आपका क्वेश्चन भी हम सुन लेंगे। मैम आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, यस। जो औरतें होती हैं, सेक्सुअली एक्टिव लेडीज होती हैं, जो प्रॉपरली, यूजुअली क्या होता है, आफ्टर एवरी सेक्सुअल एक्टिविटी आपको हर पेशेंट को बोलना है कि आप क्लीनिंग करें अपना नीचे का जो वजाइना पार्ट है उसे प्रॉपरली आपने क्लीन करके रखना है। सेकेंड थिंग, जो औरतें नहीं करती हैं और जो औरतें बहुत अनहाइजीनिक वे में रहती हैं, उन्हें कैंडिडा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अभी कैंडिडा इन्फेक्शन क्या है? कैंडिडा इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ऐसे 2-3 डिसीज होते हैं, और एक तीसरा होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनोसिस। क्या होता है? वेजाइना से दही के रंग का या लाल रंग का या हरे रंग का डिस्चार्ज होता है, पीरियड्स के अलावा उन दिनों में डिस्चार्ज होता है। ओके, जी तो ये आपने उनसे पूछना है। ऐसे में भी अगर एक आदमी, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती, वो तो सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक धाग गिर रहा है, जो हर लड़कियों को नॉर्मल पीरियड्स के पहले पतले पतले पानी गिरते सफेद रंग के, पर उनको समझ में नहीं आता जब वो मोटा गिरे और दही के जैसा गिरे उसमें से बदबू आए तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस या फिर कैंडिडा इन्फेक्शन या ट्राइकोमोनास वेजाइनोसिस। ऐसे पेशेंट को पहले आपने पूछना है कि कोई डिस्चार्ज गिरता है आपको। अगर वो कहती हाँ मुझे सफेद रंग का डिस्चार्ज गिरता है, तब आपने उनका माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट कराने हैं सारे, टू फाइंड आउट कि ये कौन सा फंगस है, फिर आप उन्हें एंटी फंगल ट्रीटमेंट पे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैम ऐसा कुछ नहीं आ रहा है उनको। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसा डिस्चार्ज नहीं आ रहा है सर। देन इट इज फाइब्रॉइड्स, आइदर इट इज फाइब्रॉइड्स और इट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, आइदर ऑफ द थिंग। क्या उन्हें अल्ट्रासाउंड कराया? जी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, अभी कल ही की तो बात है सर, मैंने उनको बोला है। अल्ट्रासाउंड में क्या निकला?
अभी करवाया नहीं मैम, अभी बोला है कल वल हाँ, होगा। तो आप उन्हें बोलिए या तो ये फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया है, आइदर ऑफ द थिंग। तो आप उन्हें बोलिए कि ये करा है और इसकी रिपोर्ट दिखाए, देन वी कैन सी व्हाट इट इज। थैंक यू सुरेश जी। मनोज जी, कोई क्वेश्चन है आपके? मनोज शर्मा जी, आप पूछ सकते हो सर, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को। हेलो मैडम। हेलो हेलो सर। हाँ राजेश जी। मैडम ये अभी जितना भी अभी शिफ्ट है, अगर फंक्शनल हो या सिंपल शिफ्ट हो, उस सबको डायग्नोज कर सकते हैं मतलब पीसीओडी में? वापस से बोलिए। पीसीओडी में डायग्नोज मैडम कर सकते हैं मतलब सारा जितना पिंपल्स शिफ्ट होता है है या चेहरे पे, हाँ पीसीओडी में लड़कियों को पिंपल्स होता है चेहरे पे और बाल निकलते हैं। सिंपल शिफ्ट और फंक्शनल शिफ्ट जब अभी यूएसजी में दे रहा है तो अच्छा, उसको भी हम पीसीओडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? पीसीओडी में, और पॉलीसिस्टिक ओवरियन। अगर यूएसजी में सिस्ट आ रहा है ना अल्ट्रासाउंड में, फंक्शनल सिस्ट आ रहा है या सिंपल सिस्ट आ रहा है या एग वाली सिस्ट आ रही है, तो सबको हम पीसीओडी में कन्वर्ट कर नहीं सकते नहीं हो? नहीं नहीं कर सकते हो। मोर देन अच्छा 10 फॉलिकल्स होना चाहिए, मोर देन 10 नहीं कर सकते हो। ये नॉर्मल। अब चलिए मैं बताती हूँ, मुझे पीसीओडी नहीं है ठीक है, पर अभी आप मेरा अल्ट्रासाउंड कराओगे ना, तो आपको थोड़े थोड़े गुब्बारे मेरे पास भी दिखेंगे। तो ये हर एक लड़कियों को थोड़े थोड़े सिस्ट होते हैं। अगर ये मोर देन 10 मात्रा में चला गया तब ये पीसीओडी डायग्नोस हो जाता है। जी जी, यही मैडम थोड़ा सा क्वेश्चन हम्म। था मेरा। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? नहीं मैडम। मैडम नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सिंड्रोम होता है वाइल्ड सिंड्रोम, इसके बारे में मेरे को कुछ थोड़ा जानना है। कौन ये सा होता क्यों है कौन सा सिंड्रोम? ये वाइल्ड सिंड्रोम जो होता है मेरे। व्हाइट सिंड्रोम? हम्म। क्या ये पीसीओडी से रिलेटेड है? नहीं पीसीओडी नहीं है, ये बच्चे से रिलेटेड है कि जो महिलाओं को बच्चा होता है तो कुछ उसमें सिंड्रोम वगैरह के कारण बच्चे खराब हो जाते हैं, कि इसका क्या कारण होता है? सर व्हाइट सिंड्रोम मतलब क्या है? WHIT? क्या आप हार्ट डिसीज के बारे में बात कर रहे हो? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही थोड़ा सा। मैंने बोला व्हाइट सिंड्रोम मतलब क्या आप हार्ट डिसीज के बारे में बात कर रहे हो? वुल्फ पार्किंसन, जी मैडम। व्हाइट डिसीज। जी 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 जी। हाँ। हाँ तो ये किसके मतलब औरत को होता है या बच्चे की बात कर रहे हो आप? नहीं औरत को होता है, हाँ ठीक है। प्रेगनेंसी के दरमियान होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दरमियान अगर किसी को व्हाइट सिंड्रोम या वुल्फ पार्किंसन डिसीज हुआ है, तो क्या होता है कि वो उनको हाइपरटेंशन हो जाता है। जी। जो नॉर्मल बीपी होती है ना वो 140 अच्छा। 160 तक पहुंचती है। ओके, 160 100। अभी कुछ औरतें होती हैं, सिटीज की लेडीज होती हैं, वो जो तुरंत डॉक्टर के पास जाती हैं और पहले से उनका चेकअप होता रहता है, तो डॉक्टर को भी पता रहता है। तो वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर बीटा ब्लॉकर्स देके उनके बीपी को कंट्रोल करके रखते हैं। बट वेरएस गांव की जो औरतें होती हैं उन्हें क्या पता हाइपरटेंशन क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, राइट? तो जब उनका जी हाइपरटेंशन बढ़ता है, जब उनकी बीपी ही एबनॉर्मल चल रही है, माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड मिला हुआ रहता है, राइट? जी जी। तो जब माँ का ही बीपी नहीं ठीक चल रहा है, उनकी आर्टरीज और वेन ठीक से नहीं चल रहा, तो बच्चे का भी नहीं चलेगा। तो बच्चा ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो जाता है। ये मल्टीपल जी रीजन होते हैं, ये हर वक्त उनके बच्चे जितनी बार भी वो प्रेग्नेंट होते हैं उतनी बार बच्चा अबॉर्ट होने लगता है। तो मैडम इसका कोई प्रॉपर कारण हो जिससे कि से बचा जाए, उनको परहेज वगैरह बता दिए जाए। इसका परहेज तो मैं सपोज अगर पेशेंट अगर हाइपरटेंशन में है, मदर, तो उन्हें ऑब्वियसली जी हमें एंटी हाइपरटेंसिव देना चाहिए। पर अगर उन्हें कोई जी हार्ट डिसीज है, मान लीजिए उनके हार्ट पे तो प्रेशर पड़ रहा है ना, दोनों तरीके बिल्कुल। से देखिए। या तो अगर हार्ट डिसीज क्या हो सकता है, या तो मेजर हार्ट डिसीज है जिसे हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। बट अगर इतना मेजर है तो वो औरत 30 साल 32 साल तक थोड़ी ना बचेगी बिना ऑपरेट कराए, राइट? विच मीन्स इट्स अ बिल्कुल। क्लियर केस ऑफ हाइपरटेंशन। उन्हें हमें जी एंटी हाइपरटेंसिव बीटा ब्लॉकर्स में डाल करके उन्हें बीपी को मॉनिटर करना पड़ेगा और बीपी को हमेशा स्टेबल रखना पड़ेगा। दैट्स इट। और हमेशा बच्चे की फीटल हार्ट जब वो आएंगे 9वें महीने में, 8वें 9वें महीने में, फीटल हार्ट रेट उनके बच्चे की मॉनिटर करनी पड़ेगी, ताकि जी माँ जी। की वजह से बच्चे का हार्ट रेट को कुछ ना हो। ठीक। ओके। थैंक ओके यू। सर। ओके सर। गुड आफ्टरनून मैम।
हेलो गुड आफ्टरनून सर। हाँ, मैम, इसमें वर्कआउट क्या करना होगा मैम? किसमें? पीसीओडी वाले केस में। पीसीओडी में वर्कआउट? ओके, ग्रेट, गुड क्वेश्चन। पहले बताया था मैंने, शायद आप सुने नहीं थे। मैं तो सुना ही एनीवे, नहीं। तो पहले जब आपके पास एक पेशेंट आती है, कहती है कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहा है, आप उनसे पूछिए कब से नहीं आ रहा है, वो बोलेंगे 3 महीने से नहीं आ रहा है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है? चेहरे पे बाल आते हैं, वो बोलेंगी हाँ आते हैं। चेहरे पे फोड़े फुंसी आते हैं, बैक पे आते हैं, आते हैं। पेट पे बाल आता है, ब्रेस्ट पे बाल आता है, आते हैं। ये आपका हो गया प्राइमरी काम, पता कर लिया आपने। आपको डाउट हो रहा है कि ये तो पीसीओडी लगता है, जी 3 महीने जी। तक इनको पीरियड्स नहीं आ रहे। अब आप उनसे पूछोगे कि चलो एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। आपने अल्ट्रासाउंड भी कर लिया, उस पे आपको गुब्बारे दिखने लगे, जो पानी के गुब्बारे जिसे सिस्ट कहा जाता है, वो आपको दिखने लगे, more than 10 इन नंबर दिख गया। ठीक है, अब तीसरी चीज, अब आप चेक करोगे फॉलिकल स्टिमुलेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन जिसे कहा जाता है, वो आप चेक करोगे। एलएच भी बहुत बढ़ा हुआ है। आप फिर एंड्रोजन चेक करोगे, एंड्रोजन जिसे हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं, वो भी बढ़ा हुआ है। तीसरी चीज आप चेक करोगे इंसुलिन रेसिस्टेंस, लड़की का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है उसे, जीटीटी, वो भी बढ़ा हुआ है, more than 6 है। लड़की इंसुलिन रेसिस्टेंस पे आ चुकी है। लड़की का मोटापा बहुत ज्यादा है, उनका बीएमआई 20 से 30 के बीच में फॉल कर रहा है, 20 से 30 मतलब more than 20 to 30 इट हैज गॉन। ये सब कंसिडर करके आप उस केस को पीसीओडी डायग्नोस कर दोगे। ये आपका वर्कअप होगा। एलएच आपने करना यूएसजी, आपने उनको फिजिकली पूछना है कि आपके बाल आते हैं, आपके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, कितने महीने हो गए पीरियड्स मिस हो करके। आपने एंड्रोजन टेस्ट करना है और आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है। थैंक यू मैम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मुकेश जी, आपने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है मैम के लिए? मुकेश जी, आप हो मीटिंग में? हाँ, साथ लीव करके जाओगे। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है मैम के लिए? वरना अब हम इसको यहीं पे बंद कर देंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है। मैम का भी बहुत टाइम दिया हम। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, आई थिंक मैम देयर इज नो क्वेश्चन। हेलो। हाँ सर, हाँ बोलिए। सैफुल जी बोलिए सर। मैं गैनी से संबंधित नहीं, मेडिसिन डिपार्टमेंट से संबंधित बात करना चाह रहा हूँ हाँ सर। इसमें। बल्कि पूरी यूपी में ही जो चेकिंग चल रही है। हेलो। हाँ बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ। पूरी यूपी में जो चेकिंग चल रही है उसमें सीएमओ के साथ में एसीएमओ, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह ये सभी घूम रहे हैं। तो जी। जो वो मेडिसिन की एक बाउंडेशन रखी जाती है कि आपको हर मंथ या हर तीसरे मंथ मेडिसिन ली जाएगी। तो क्या हमको जियो की तरफ से कोई ऐसा परमिट दिया गया है कि मेडिसिन रखने के लिए हम ऐतराज हैं? ये तो अब शायद डॉक्टर पुष्कर बताएंगे। वो मैंने इसीलिए कहा कि गानी से संबंधित नहीं, मेडिसिन डिपार्टमेंट से संबंधित मेरा क्वेश्चन है। जैसे कि अब मेरे नॉलेज में मैं आपको बता सकती हूँ कि बेसिक दवाएं आप लोग रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए खांसी सर्दी की दवा हो गई, बेसिक दवाएं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप रख सकते हो, प्रोटेक्शन के जो भी होते हैं, जो बहुत बेसिक चीजें चलती हैं, ठीक है, वैसी दवाएं आप रख सकते हो। एडवांस ट्रीटमेंट लाइक कैंसर ट्रीटमेंट की दवा आप नहीं रख सकते हो, शायद आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी अंटिल आप फार्मासिस्ट हो। एंड मुझे शायद आप बोर्ड पे पीछे दिख रहा है कि आप फार्मासिस्ट हो, पीछे में जी खुद भी लिखा हुआ है। इस समय जो है विश्व हाँ फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया था 25 तारीख को, और 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसका बहुत सख्त आदेश किया था। तभी से टीम जो है बहुत सक्रिय है। मेरे ख्याल तो से आप मैम, बेसिकली मुझसे पूछना चाहते हो कि आप कौन कौन सी दवाएं रख सकते हो अपनी फार्मेसी में। हाँ, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट से मैं यही क्वेश्चन रखता हूँ कि उसमें जो है आगे हाँ किसी तो सर ये तो बेसिकली आपको डॉक्टर पुष्कर समस्या ना बताएंगे, हो, बट मेरे नॉलेज में इसमें आप जेनरिक नोटिस ब्रांड्स रख रहेगा। सकते हो सर। सर आप जेनरिक ब्रांड्स रख सकते हो, जो एडवांस ब्रांड्स आते हैं वो आप नहीं रख सकते, तो वो शायद नहीं तो अथॉरिटी नहीं। जियो पे तो सभी मेडिसिन लेने के लिए बोला जाता है। हाँ हाँ, जियो पे जितने मेडिसिन है दैट इज ऑल गुड, वो आप रख सकते हैं। जियो अपार्ट वाली फ्रॉम मेडिसिन में कोई दैट, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, दैट्स ऑल, मैंने चेक किया, देयर ऑल बेसिक मेडिसिन, नॉट नो प्रॉब्लम, सभी सही है। बट एनीथिंग आउटसाइड ऑफ जियो लाइक आप कैंसर मेडिसिन नहीं रख सकते,
एनीथिंग विच इज सिवियर डिसीज, क्रॉनिक डिसीज, उसकी दवा आप नहीं रख सकते अपने पास। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि मैम हमारे पास शेड्यूल एज के कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होते हैं। हाँ, जियो की जो मेडिसिन है दैट यू कैन कीप, मैंने चेकलिस्ट किया था, वो मेडिसिन दे आर ऑल फाइन, वो आप रख सकते जी हो। मैम थोड़ा हाँ रिजी पूछिए। हाँ बोलिए। मैम नमस्कार। हाँ ये नमस्ते। पूछना चाह रहे थे हम कि जैसे कि हम तो जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है तो आपको और सभी डॉक्टर्स को पेशेंट को दिखाते ही रहते हैं, पर मेरे अंदर ये थोड़ा सा बना रहता है कि जैसे कि अब मेरे यहाँ के अधिकारीगण जो भी आए इससे रिलेटेड, सीएमओ वगैरह और कोई चिकित्सा अधिकारी, और कभी जांच के लिए आए कि भाई आप तो फार्मासिस्ट हो, ठीक है दवाइयाँ तो आप रखे ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ई क्लिनिक चला रहे हो जिसमें जो है तो ये इसका जो है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है, तो क्या मुझे इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है कहीं से क्या? या कि फिर इसके लिए जैसे कि इंजेक्शन वगैरह क्या लिखने का रूल्स है क्या ऑनलाइन? सर आप अपने से तो नहीं लिख सकते ना दवा नहीं नहीं, वगैरह। हाँ नहीं, आप लोग जैसे कि आप लोगों ने लिख दिया, आप तो दे ही देते हाँ हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो फिर आप लोग होते होंगे ना। यदि इंजेक्शन जैसे कि मान लीजिए आप वहाँ पे फोड़ा वगैरह तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पेशेंट को अदरवाइज कुछ हुआ तो ऐसे हाँ, रिस्पॉन्सिबल तब तो हम ही होते हैं, और कौन होता है। हरीश जी, वही ना। हरीश जी टेक्निकली वही डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन होती है। तो नहीं नहीं, वही 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 वही, क्योंकि दवाइयाँ, और एक इशू ये भी हो जाता है कभी कभी कि जैसे कि आपने लिखा कि मान लीजिए कि डोलो लिखा, किसी कारण से पैरासीटामोल देना है पर आपने डोलो लिख दिया, और हमारी आपसे संपर्क दोबारा नहीं हो पाई, या हम सोचे कि नहीं अब बात नहीं करते हैं, चलो डोलो की जगह पे कोई अदर ब्रांड का नेम, जो अदर ब्रांड की पैरासीटामोल दे देते हैं, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं आती ना कि नहीं फिर आपने ऐसा तो डोलो देखिए, हमने बोला था तो कमिंग डोलो टू ही। बेसिक कमिंग टू बेसिक मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल, उसके डोज डिसाइड होते हैं। एंड जी जी। पैरासीटामोल मान लीजिए एक आता है 500 mg का सेफ डोज है, एक आता है 650 का सेफ डोज है। अब किसी को जी आप बोल दोगे कि पैरासीटामोल आपने एक बार में 2 टैबलेट लेना है, तो वो तो सेफ डोज नहीं होगा ना। 500 into 2 इज 1 ग्राम, अगेन 1 जी ग्राम तो जी। सेफ डोज नहीं होता है। तो 500 और 650 डोलो आप किसी भी ब्रांड का दे दो, पर आप सेफ डोज में दो, सेफ ब्रांड डोज में मैटर सेफ नहीं डोज में ही करता देते है। हैं, पर क्या होता है कभी और कभी उस ब्रांड की सेम मेडिसिन मतलब सेम ब्रांड की उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण मुझे अदर सेम सॉल्ट की देनी पड़ती है, और प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ ऐड नहीं रहता है कि आप दे सकते हाँ, हैं। प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ नीचे लिखा रहे ना, और मैंने सर से एक दो बार बोला भी है कि आप इस तरीके से एक उसमें नोट लिखिए कि कभी जो है तो इस ब्रांड की मेडिसिन उपलब्ध ना हो तो सेम सॉल्ट में किसी भी कंपनी की आप दे सकते हैं, या पेशेंट रिसीव कर सकता है, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हरीश जी हाँ पेशेंट ये भी तो कभी कभी आपका, क्वेश्चन हरीश जी पेशेंट भी ये कभी आपका कभी क्वेश्चन करने लग प्रैक्टिकल, जाते हैं कि भाई आपने जीपी डॉक्टर में लिखा हुआ है, आप टैक्सीन दे रहे हो, फिर ऐसे में तो नाम तो बदल दे रहे हो, लेकिन नहीं नहीं दवाइयाँ भले एक ही है, लेकिन हरीश जी, जो डॉक्टर की पसंदीदा ब्रांड है। रुकिए, डॉक्टर पुष्कर कुछ कह रहे हैं। जी हरीश जी ये तो आपका प्रैक्टिकल वहाँ पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसा है। अगर मान के चले कोई पेशेंट आता है आपके पास, वो ड्रग अवेलेबल नहीं है, पर पेशेंट को थोड़ा सा हम्म इमरजेंसी और अर्जेंट भी है, तो आप तो हम्म। ऑल्टरनेटिव सॉल्ट दे ही सकते हो, और आई थिंक ये तो लीगल भी है, राइट मैम? बट हाँ, आप ऐसा करेक्ट नहीं नहीं कर नहीं, करेक्ट। सकते कि अल्टरनेटिव बहुत सारी अल्टरनेटिव डोज और देना सॉल्ट पड़ चेंज हो जाता जाए। है और लीगल भी है, इनके लेकिन कहने का कभी कभी मतलब पेशेंट। है ना कि हम लोग एक ऑल्टरनेटिव भी बता दें, ताकि अगर ना अवेलेबल हो एंड ये डॉक्टर से रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं वापस, तो इनके पास एक जी, ऑल्टरनेटिव नेम भी होना या चाहिए कुछ कि ये ऐसा दे नीचे सके। लिखा रहे जिससे कि मैं पेशेंट को बता राइट, पाऊँ, या पेशेंट के ताकि जो भी पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो समझ पाए कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी ले राइट सकते हैं। ताकि पेशेंट्स इनसे आर्ग्यू ना करे कि नहीं डॉक्टर ने तो ओके कुछ और ओके, लिखा, आप तो यही। कुछ और दे रहे हो। वैसे मैम आई जी कोई भी, अंडरस्टूड। like, कोई भी डॉक्टर की तो दैट प्रिस्क्रिप्शन पे वे ऐसा आप होता सर नहीं एक है। काम कर सकते हो ना, जब आप मेरे से, मान लो मेरे से या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हो एंड जी। इमीडिएटली जब आपके पास प्रेस्क्रिप्शन आ जाता है, आप चेक करो हम्म, ये मेरे पास है, ये नहीं है, तो जी। वापस आप जो भी अथॉरिटी, उन्हें फोन लगा के बोलो कि कनेक्ट मी टू द सेम डॉक्टर। एग्जैक्टली मैम। तो वो लेकिन सेम। भाई ये होता है कैसे में समय का लॉस भी होता है, और पेशेंट जब बैठा रहता है सामने और उसके सामने हम इस तरीके से बातें करते हैं तो बार बार पेशेंट को भी डाउट होता है कि इनको तो कोई जानकारी है नहीं, और ये डॉक्टर से भी पूछ रहे हैं बार बार, 2 बार 3 बार अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो दैट वे आप भी एक काम कर दिया करो सर, जब आप डाल रहे हो ना हम्म अपनी अपने हम्म पेशेंट को, जब आप प्रेफर कर रहे हो, तो हम्म, थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी होगा कि मान लो किसी ने बोला मेरे को बुखार है सर, तो बुखार और जी खांसी हो गई है, आपके जी। पास जो कॉमन मेडिसिन है बुखार और खांसी की, आप भी वो ब्रांड पुट अप कर दो। या फिर अनदर वे, आपको अगर किसी ने कॉल किया और बोला कि नहीं, जैसे कि मैम आप तो ठीक है, कोई और डॉक्टर भी अच्छे हैं जो कि दोबारा फोन भी रिसीव कर लेते हैं, या कि मेरा बात भी उनसे हो गया, या 2 मिनट में उनको बोल भी दिए कि सर ये लिख दीजिए, लेकिन वो डॉक्टर से कभी कभी मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स आई है, जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ
कभी करेक्ट, कभी मैं ऐसा होता समझ है गई। डॉक्टर्स के पास भी समय नहीं रहता, उनको ये लगता है कि नहीं थोड़ा सा मुझे अगला पेशेंट भी देखना है, फिर मुझे आप दोबारा क्यों फोन किया, आप दे भी सकते हो, इतना तो पढ़े लिखे हो। तो ऐसे में तो डॉक्टर को आपके साथ थोड़ा सा करना पड़ेगा कोऑपरेट, दैट इज ऑल आई वही कैन तो से। वही तो हम बार बार ही बोलते हैं कि सर मेरे पास सिर्फ ब्रांड की नहीं है, तो आप दूसरा लिख दीजिए ताकि पेशेंट को मैं कुछ भी ना बोलूँ, इस पर्चा दूँ, वो घर भी जाके देखिए अपना, तो उसको सेम मेडिसिन मिल जाए। या कि फिर तो आप ये, आप शॉर्ट नेम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चलता है ऐसे हाँ में तो पेशेंट। तो ये बात आप अब जो अथॉरिटी है जियो की, उनसे उसको कहिए कि बोले आप बोले अपने तो अभी एप्लीकेशन पे ऐसा हुआ थोड़ा नहीं, इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि मैं इसके पहले दूसरी कंपनी में जुड़ा हुआ था, जियो मेरा 2 साल का हो गया, 2 साल से हम जियो में जुड़े हुए हैं। उसके पहले दूसरी कंपनी को हम चला रहे थे, जिसमें वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा था ऐसे कैन मतलब सब्स्टिट्यूट द मेडिसिन ब्रांड नेम अनलेस एडवाइज बाय द डॉक्टर्स नॉट टू डू सो, ऐसे करके लिखा आ रहा था। यही लिखा आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, एडवाइस डॉक्टर्स वो क्या होता है पता है, जैसे अब देखिए हर एक घर में सबको पता है डोलो लेना है, राइट? पर अगर जी कोई इंसान डोलो खुद से, यूजुअली हर दवा पे ये मेंशन रहेगा कि डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप मत खाओ। अगर नहीं, आपने डोलो जी अपने मर्जी से खा लिया और आपको कुछ हो गया, हम्म, उसके रेस्पॉन्सिबल आप हो और जी कोई भी नहीं है। जी इसलिए जी वो लिख देते हैं कि आप भाई जिसने भी बनाया है, मैंने एक दवा बनाई है, मैं तो लिखूंगी ही ना, ताकि जी मेरी दवा खा के कोई अपने आप से कोई मर न जाए। तो मैं लिख दूंगी भाई डॉक्टर की एडवाइस लेके इस दवा को पिकअप करना, ताकि मुझे भी ट्रबल ना हो, पेशेंट को भी ट्रबल ना हो, दैट वे। बट आई वुड रियली से कि इसके लिए आप जियो अथॉरिटी में बोल दीजिए ना कि मेरे पास एग्जैक्टली इतने इतने हरीश ये जी। सॉल्ट के नहीं हैं, नहीं, ये जियो से मुझे जस्ट बोलना इन। नहीं है, बस ये क्या क्या है कि सॉल्ट नेम जो तो लिखा है ना, जैसे कि ब्रांड नेम भी लिखा है उसी कंपनी का जियो का ही, उसमें सॉल्ट नेम भी लिखा रहा है कि मैं कभी पेशेंट को दूं तो सॉल्ट नेम समझा दूं कि भाई अगर किसी कारण से मेरे पास जियो की मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, या अदर कंपनी जो भी डॉक्टर्स ने लिखा हुआ है उस कंपनी को उपलब्ध नहीं है, तो सॉल्ट नेम भी लिखा रहा है, तो पेशेंट को बता दूं कि देखो भैया साल्ट इसमें जो तो भाई टेलनी साल्टन ही है, बस टेलमा की जगह पे मेरे पास टेलमा ना होके कोई और है, बस ये। तो फिर ऐसे में तो डॉक्टर को कोऑपरेट करना पड़ेगा आपके साथ। तो वही यही, तो फिर लेकिन बार बार जो तो ये बात डॉक्टर से बोलना अच्छा नहीं रहता। कुछ डॉक्टर्स करते हैं, कुछ लोग नहीं करेंगे, सच में उनके पास टाइम तो नहीं रहता है। करते तो हैं मैम, फिर वही डॉक्टर्स मेरे पसंदीदा डॉक्टर्स बन जाते हैं, फिर हर मर्ज के लिए फिर उन्हीं के पास मुझे जाना होता है नहीं कि ठीक बट वो। जैसे कि मैं हूं तो मैं चलो कभी कोऑपरेट कर सकती हूँ, बट बाकी लोग का तो मुझे नहीं पता करते कितना नहीं करते होंगे। बट हाँ ठीक है, चलिए अब हम अपनी तरफ से भी मैक्सिमम एफर्ट्स डालेंगे कि हम कोऑपरेट करें फार्मेसी में। जी जी, बस चुप हो जा। ओके थैंक यू। ठीक है हरीश जी। क्या? वैसे ये प्लेटफॉर्म इस डिस्कशन के लिए नहीं था, बट ठीक, ओके, नो इशू। और कोई क्वेश्चन किसी के पास? मुकेश जी, क्वेश्चन सर पूछ लीजिए, काफी टाइम से हैंड रेस कर रहे हो। आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए सर मुकेश जी, वरना में कुछ सुनाई नहीं देगा। हेलो। हाँ सर बोलिए। मुझे ना सर, मैम जी आपसे नहीं, बस ये भाई साहब अभी क्या बता रहे थे उस बारे में थोड़ा कहना ये है कि जो मेडिकल वाले रहते हैं, ये डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्रिप्शन पे नीचे ये लिखने लग गए तो मोन्टेयर की जगह पे ये क्या दे देंगे कुछ पता नहीं, तो ऐसे गरीब आदमी का पैसा भी जाएगा, दवाई भी अच्छी नहीं पाएगा, ये भी तो हो सकता है। क्या सवाल था आपका? अभी भाई साहब बता रहे थे कि जैसे कोई दवाई नहीं मिल रही है, डोलो की जगह पे दूसरा लिखते हैं सब्स्टिट्यूट जी करके। जी जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे अगर डॉक्टर लिखने लगे तो फिर ये लोग मेडिकल वाले क्या करेंगे, उसका अपना पेटेंट दवाई की जगह हाँ पे। मतलब वही मैं बता रही हूँ सर, यूजुअली क्या होता है ना, जैसे मैं भी कभी दवा लेने जाती हूँ और मैंने XYZ मांगा, फार्मासिस्ट ने बोला कि XYZ नहीं है, ABC है। मैं बोलती हूँ अच्छा सेम सॉल्ट का है, बोलते हैं हाँ, मैं बोली चलो ठीक है दे दो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ऑडियंस को भी कोऑपरेट करना चाहिए, बट अगर नहीं, ऑडियंस, हाँ मेरा मेरा सवाल ये है, जैसे मान लीजिए आपने गुड सेफ करके एक टैबलेट आती है हाँ जो आपकी पेटेंट ब्रांड नेम की आपने लिख दी, हम्म और एक बहुत जेनरिक 2-3 रुपए की आती है, उसका क्या बताएंगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी उसकी, बताएं आप हमें। जेनरिक ब्रांड का तो सर मैं नहीं बोलती हूँ ज्यादा जेनरिक ब्रांड कोई ले, क्योंकि उसका नहीं थोड़ा, नहीं, जैसे आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिख दिया है मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो और अदर हाँ उसका सब्स्टिट्यूट दे सब्स्टिट्यूट दीजिए। मिल रहा है तो गो अहेड ले लो, वेल एंड गुड। सॉल्ट वही हो, जेनरिक का क्या मतलब तो होता सर है सर? पेशेंट जो है तो देखिए डॉक्टर से हमने जोड़ा हुआ है, पेशेंट एक्चुअली मेरे होते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो, तो हम इसका ही देंगे, उनको जेनरिक बिल्कुल नहीं देंगे, है ना, क्योंकि हम तो जेनरिक का चाहते क्या हैं कि वो मतलब ठीक होता है, हो। आप लोगों को तो पता ही होगा, बताइए।
हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जेनरिक का मतलब होता है जो हमारे इंडिया में बनी है दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ, राइट? अच्छा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए क्लेबाम 625 mg के टेबलेट है एक, फिर उसका जो सॉल्ट लगा के आप बता देंगी कि ये सॉल्ट ले लो, फिर उसकी एक 2 रुपए की टेबलेट आती है, एक 4 रुपए की आती है, एक 20 रुपए की आती है। अभी बताइए क्या होगा 4 रुपए की टेबलेट? नहीं सर, ऐसे दिया नहीं जाएगा, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि अगर मेरे पास अभी क्लेबम नहीं है तो उसके जब हम मॉक्सिटाइन देंगे, क्योंकि मेरा पेशेंट है, हम चाहते हैं कि वो रिकवर हो जल्दी। ऐसे थोड़ी जानते कि दवाइयाँ हम जो दे देंगे उनको कि 2 रुपए वाली देंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पेशेंट तो मुझे ही जान के आया हुआ है ना, वो न कि जो है तो उसको उसको तो हम समझाते हैं कि ये ऑनलाइन और इस टाइप का आज मेरे पास चलने लगे, अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, लेकिन वो तो पूरा सर भगवान मान के मेरे को ही आता है ना, मेरे पास या आपके पास भी आता है, जो आपको ही समझ के आता है, तो आप क्यों ऐसे उसको देंगे 2 रुपए वाली? आप ही बताइए, क्योंकि अब वो मार्केट में जाएगा, उसको कुछ पकड़ाने वाला बात। लेकिन हम अगर फार्मासिस्ट हैं हरीश और जी, मेरे पास वो दवाई चेक कराने आएगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि आप जो है तो सेम सॉल्ट में अच्छी दवाइयाँ, एथिकल दवाइयाँ ले लीजिए, जो कि हरीश जी, सुरेश जी, तो ये अनुरोध है, देखिए सर, थोड़ा सा हर एक दवाई हर एक जगह उपलब्ध नहीं होता है, हमें अपने आप थोड़ी सी लोकल बेसिस पे भी मैनेज करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है। ऑल ओवर इंडिया देखिए, मैडम बैठी है आंध्र प्रदेश में, आप यूपी में हो या बिहार में हो, तो हर एक ड्रग हर जगह ठीक है सर, पॉसिबल तो नहीं फिर है। हम लोग कोऑपरेट करेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज, आपको भी कॉम्प्रोमाइज, पेशेंट को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सर, यही तो हेल्थ सेक्टर है, मैनेज हमें करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ जगह पे। तो इसीलिए 60 लिखने की बात कर रहे हैं सर, इसीलिए 60 की। ठीक है सर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, ये तो मीटिंग का पूरा शेड्यूल चेंज हो गया, तो पूरा आप पीसीओडी क्या से बोलते हैं कि इसका पूरा सर क्या चल रहा था, क्या चलने लगा है? जी विश्वकर्मा हेलो जी, सर। मैम, वी कैन एंड देयर एक्चुअली। नहीं, आप दरअसल मीटिंग हो रहा है, मैडम इतनी अच्छी बातें बता रही थी, बीमारी के लिए आप बता रही थी, आप इस मीटिंग को एंड कीजिए और माइंड अलग इस से पे एक चल रहा मीटिंग था, रखिए, अभी हम फिर कैबिनेट इसमें के लिए आ अलग गया से रखिए, डिस्कशन उसमें वाली डिस्कस बात। करते सुरेश चंद्रा जी, हैं। सर गुड आफ्टरनून, और DRX हरीश गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टर वेबिनार यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी एंड पुष्कर सर। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि मैम साहब को आप इस वेबिनार से मतलब जो है इसका एंड कर दीजिए, एक वेबिनार अलग से रखिए हम लोगों का स्पेशली, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली डॉक्टर सुरेश जी। को बेवजह परेशान ना किया जाए। यस ठीक है सर, सर, यस तो सर, मैं नेक्स्ट एक्सेप्ट वेबिनार लेती सर हूँ और हम आप लोग इसी चीज डिस्कस पर कर रखेंगे लीजिए सर। मेडिसिन के बारे में। ठीक है जी, ये इनका मैम, थैंक यू मैम। जी 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 बहुत ही बढ़िया वेबिनार था, जी इंफॉर्मेशन काफी अच्छा खासा था। आई थिंक पीसीओडी एक ऐसे सेक्टर है जो कि हम जितना भी जान ले, जितना भी सुन ले, जितना भी नॉलेज ले ले, कभी खत्म नहीं होता। जी, करेक्ट। इतना कोई इटियोलॉजी नहीं पता लगता, सिम्टम्स हर एक साल कुछ ना कुछ ऐड होते रहते हैं, इतना फार्माकोविजिलेंस चलता रहता है, साथ में बहुत सारे न्यू रिसर्च इसके ऊपर चलते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा वेबिनार था उस एंगल से। और जो भी लास्ट में डिस्कशन हुआ, जो भी है थोड़ा अलग टॉपिक था, बट फिर भी वर्थ इट था। होनी चाहिए डिस्कशन, हम आगे भी करेंगे सुरेश जी, हरीश जी, कि मेडिसिन को लेकर कैसे डॉक्टर के साथ कोऑपरेट और अच्छे से कर पाए, 100% फुल्ली और बेहतर ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट के पास पहुंचे, राइट। तो थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपका ले लिया हमने। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नहीं बहुत नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा कोऑपरेट करने के लिए। आई होप मेरी इंफॉर्मेशन सही थी और आप लोग को नॉलेज मिला। Yes, ma'am. Ma'am, we will यस send मैम। the recordings to all of them. No issue. They can listen anytime. वंडरफुल वेबिनार जी मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much, all.